हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ना कोचिंग सेंटर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं। आज हम उसी गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी है गाइडलाइंस इशू करने की। तो देखो, एक्चुअल में क्या हुआ ना, स्टूडेंट के नंबर ऑफ़ सुसाइड केसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे थे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 28 बच्चे सिर्फ कोटा में उन्होंने सुसाइड किया है। ऐसे ही और भी जगहों पे स्टूडेंट सब सुसाइड कर रहे थे किसी भी वजह से। मान लो परफॉर्मेंस नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो पाया, स्ट्रेस है, इन सब की वजह से। दूसरा कारण, अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी थी और उनके पास प्रॉपर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और उसको टैकल करने के लिए कुछ था नहीं, जिसकी वजह से वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा, लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स खिड़कियों से कूद रहे हैं, छत से उतर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये गाइडलाइंस इशू की हैं। अच्छा, एक और कारण था इन गाइडलाइंस को इशू करने का कि देखो, कोचिंग सेंटर्स अपनी मर्जी से जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं। फीस बढ़ा दे रहे हैं, कितने भी स्टूडेंट ले रहे हैं, अननेसेसरी फॉल्स क्लेम कर दे रहे हैं कि आप तो हमारे यहाँ पे एनरोल कर लो, सिलेक्शन 100% है, जो कि हम सबको ही पता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि हमको ही पता है कि सीट्स लिमिटेड हैं। एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से सारे बच्चे तो नहीं हो सकते, नंबर ऑफ़ सीट्स तो लिमिटेड है ना। तो इस वजह से ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। अब इस गाइडलाइंस में है क्या, देखो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें कि 50 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं उनको खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। और वो ऐसा है कि जैसे मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मान लो उसका नाम XYZ, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पुणे में भी है और दिल्ली में भी है, तो उनको दोनों जगह पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये नहीं कि पुणे में रजिस्टर करा लिया तो दिल्ली वाले में भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेकेंडली, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं बोल दोगे कि आप तो हमारे यहाँ पे एडमिशन ले लो, 100% सिलेक्शन करा देंगे, हमारा 100% सिलेक्शन है, या यहाँ पे तो हम रगड़ के ही सिलेक्शन करा देते हैं बच्चों का। ये फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंप्लेन का मैकेनिज्म होना चाहिए। मतलब लेट्स से अगर स्टूडेंट को कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर से कोई कंप्लेन है तो वो वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकता है, या फिर अगर कोचिंग सेंटर को स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है तो वो वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अब एजुकेटर की क्वालिफ़िकेशन, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो आपके कोचिंग सेंटर में एजुकेटर पढ़ा रहा है उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन से लेवल से कम का बंदा या टीचर पढ़ा नहीं सकता आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अब इसके बाद पाँचवा पॉइंट, देखो टीचर टू स्टूडेंट का जो रेशियो है ना वो हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टीचर पे 1000 स्टूडेंट है, भीड़ हो रखी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा या कुछ पता ही नहीं लग रहा कि चल क्या रहा है क्लास में। छठा पॉइंट, जो क्लासरूम्स होंगे ना वो ऐसे डिज़ाइन करने चाहिए कि 1 स्क्वायर मीटर का एरिया पर स्टूडेंट होना चाहिए क्लासरूम में। ये किस लिए किया गया? ये इसलिए किया गया है ताकि मान लो बहुत सारे बच्चे पढ़ के कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उस केस में प्रॉपर इवैक्यूएशन हो सके, मतलब आराम से निकला जा सके। सातवां पॉइंट, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो फीस रखेंगे किसी भी कोर्स की वो रीज़नेबल होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी रख दिया। जैसे मान लो कोई क्रैश कोर्स है या कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है, 2 महीने 3 महीने का, उसकी फ़ीस रख दी 50,000 1 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं कर सकते। फ़ीस रीज़नेबल होनी चाहिए। अब आठवां पॉइंट, फ़ीस बढ़ा नहीं सकती कोचिंग इंस्टीट्यूट। मतलब जैसे मान लो आपने किसी बच्चे का एनरोलमेंट कर लिया कि बोल के कि भाई इस कोर्स के लिए 50,000 फीस लगेगी, तो आप कभी भी, मतलब जब तक वो कोर्स ख़त्म नहीं होता है उस बीच में फ़ीस नहीं बढ़ा सकते। और ये मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही, कई कोचिंग सेंटर्स ये हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं, तो हॉस्टल की फ़ीस भी बढ़ा नहीं सकते आप। देखो, इसके अलावा विड्रॉल का मैकेनिज़्म भी रखा गया है। विड्रॉल का मैकेनिज़्म क्या है? जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने किसी कोर्स के लिए एनरोल किया, ठीक, बट किसी भी वजह से, जैसे मेरे को नहीं समझ आ रहा है, या मेरे को टफ है, या फिर मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, या जो भी कारण हो, फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई भी कारण हो, तो मैं उस कोर्स को वहीं पे ही छोड़ सकता हूँ। और कोचिंग इंस्टीट्यूट की लायबिलिटी रखी गई है कि आप जो भी फीस बची हुई है प्रो रेटा बेस पे उनको आप विड्रॉ देंगे, मतलब दोबारा स्टूडेंट को वापस करेंगे, और वो भी विद इन 10 डेज़।
इसके अलावा एक एज रिस्ट्रिक्शन भी रखी गई है कि मतलब आप कोई भी स्टूडेंट जो कि 16 ईयर्स से नीचे है उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं ले सकते। मतलब कि सिर्फ उन्हीं बच्चों का कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर्स में एनरोलमेंट होगा जिनकी एज 16 से ज़्यादा है। इसके अलावा लीव का सिस्टम रखा गया है कि मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हफ्ते में, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। और ये वाली चीज़ सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है। टीचर और स्टूडेंट दोनों को हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन छुट्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक पॉइंट और रखा गया है, वो है कि जैसे स्कूल आवर्स जो होते हैं उन स्कूल आवर्स के बीच में आप कोचिंग की टाइम नहीं रख सकते। अब इसका ना मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जब हम पढ़ते थे ना 11th-12th में, तो हमारे साथ कुछ बच्चे पढ़ते थे, तो वो बच्चे ना स्कूल जल्दी आते थे और वो बोलते थे कि हमारी तो कोचिंग है, हमें तो जल्दी छोड़ दो, हमें जल्दी जाना होता है। तो इस केस में क्या करते थे, स्कूल उनको मैनेज करने के लिए जो भी सब्जेक्ट या जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होते थे उस दिन के, वो पहले रखते थे ताकि उनका कोर्स भी ना छूटे और वो जा सके। बट अब ये रूल आने की वजह से क्या होगा, अब वो लोग स्कूल में भी अपना टाइम दे पाएंगे, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के अलावा बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, गेम्स वेम्स। अब उनको बोलो तो नहीं हम तो नहीं खेलेंगे, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमको तो इंस्टीट्यूट से ये काम मिला है, हमें ये करना है, तो इस करके वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो इससे क्या होगा, ये गाइडलाइंस अगर फॉलो की जाएंगी तो कोई भी इंस्टीट्यूट स्कूल आवर्स में नहीं रख सकता अपना कोचिंग का टाइम। उसके बाद मेंटल स्ट्रेस के लिए भी रखा गया है कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो मेंटली स्ट्रेस फील कर रहा है या मेंटली कुछ परेशान है, वो कंसल्ट करना चाहता है, तो काउंसलर या ऐसा कुछ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। मतलब काउंसलर हो गया या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो गई जिससे उसका मेंटल स्ट्रेस कम हो पाए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि मुखर्जी नगर में आग लग गई थी, उनके पास प्रॉपर टैकल करने के लिए मैकेनिज्म नहीं था, जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट को दिक्कत हुई। तो इस चीज़ से डील करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को गाइडलाइन दी गई है कि आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को इस तरह से डिज़ाइन करो कि वो फायर सेफ्टी के कंप्लायंस हो, कि अगर इन केस कुछ हैपनिंग होती भी है तो आपके पास प्रॉपर उसको टैकल करने के लिए या हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म हो। इसके अलावा कोचिंग में प्रॉपर फर्स्ट एड की फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर किसी इमरजेंसी केस में मेडिकल की ज़रूरत हो तो उसकी भी फैसिलिटी होनी चाहिए। कोचिंग्स में CCTV कैमरास लगे होने चाहिए ताकि अगर कुछ गलत होता है तो उसको मॉनिटर कर सके। मान लो इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट के अगेंस्ट या स्टूडेंट ने इंस्टीट्यूट का कुछ कंप्लेंट की है, तो एटलीस्ट एज अ रेफरेंस या एज अ प्रूफ वो CCTV फुटेज देगा। या सिक्योरिटी रीजन्स भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी भी कोई ब्रीच होती है या कुछ दिक्कत आती है तो CCTV कैमराज हेल्प करेंगे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में CCTV कैमराज होने चाहिए। तो ये तो थी कुछ गाइडलाइंस जो कि इशू की गई हैं। अब इनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जो दी गई है वो किसकी है, वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को दी गई है। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जिम्मेदारी है कि इन गाइडलाइंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कितनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, ये गाइडलाइंस आई है तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा तो होगा, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, अगर किसी फीस में स्टूडेंट ने एनरोल कर लिया पर किसी भी वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो फिर उस केस में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पैसा नहीं रिटर्न करते थे। बोलते थे आपने तो ज्वाइन कर लिया, हम तो पढ़ाने के लिए रेडी हैं, आप आओ पढ़ो। या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स किसी भी टाइम पे बुला ले रहे हैं और बच्चे भाई क्लास मिस नहीं करनी है तो उस टाइम पे उनको जाना ही पड़ेगा, तो वो भी दिक्कत थी उनके साथ। अच्छा, मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो इन रूल्स को नहीं फॉलो करता, तो भाई पेनल्टी भी तो होनी चाहिए, कोई सज़ा भी तो मिलनी चाहिए। ये तो आपने बना दी सिर्फ, तो कैसे होगा। तो उसके लिए क्या रखा गया है कि अगर कोई कोचिंग सेंटर या कोई इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम इन गाइडलाइंस को ब्रीच करता है और वो पकड़ा जाता है तो उस पर 25,000 रुपये का फाइन है। अच्छा, सेकेंड टाइम पकड़ा जाता है ब्रीच होते हुए, इनमें से कोई भी गाइडलाइन मान लो नहीं फॉलो कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो फिर सेकेंड टाइम ब्रीच होने पे सेम इंस्टीट्यूट को या सेम कोचिंग सेंटर को 1 लाख रुपए का फ़ाइन है अगर सेकेंड टाइम ब्रीच करते हैं वो कोचिंग सेंटर्स पे। अच्छा, अब मान लो इतना तो पैसा दे दिया, वो कमाते हैं इतना, ये तो पैसे का तो फ़ाइन दे देंगे वो। अब इसके ऊपर क्या, मान लो अगर वो बार बार ये गाइडलाइंस ब्रीच करते हुए पकड़े जाते हैं, नहीं फॉलो करते हैं प्रॉपर गाइडलाइंस, फिर उस केस में उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रिवोक किया जा सकता है ना। तो रजिस्ट्रेशन रिवोक होने के डर से इंस्टीट्यूट करेंगे ही फॉलो। तो ये हमने डिस्कस किया कोचिंग सेंटर्स को जो गाइडलाइन जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उसके बारे में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।